आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू रॉक आर्किटेक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू डेक्कन रीजन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने जो है जैन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, स्पेशली उदयगिरी एंड खंडगिरी की जो जैन केव्स थी उड़ीसा की, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू रॉक आर्किटेक्चर सीरीज 1 डेक्कन रीजन। इस क्लास के अंतर्गत जो है हम मुख्य रूप से जो है उदयगिरी जो केव्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जो है स्थित हैं। और उसके बाद जो है हम चालुक्यन रॉक आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है उसी के अंतर्गत जो है हम केव्स ऑफ बादामी एंड द केव्स ऑफ ऐहोल, और इसी क्रम में जो है हम आज के लेक्चर में राष्ट्रकूट और कलचुरियों के द्वारा बनाए गए कुछ गुफाओं के बारे में भी जो है डिस्कशन करेंगे। और ये सभी के सभी जो रॉक कट आर्किटेक्चर हैं, केव्स हैं, ये मुख्य रूप से जो है हिंदू ट्रेडिशन के साथ जो है जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित माने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर का जो आरंभ है वो मुख्य रूप से जो है हमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के साथ हमें जो है दिखाई देता है, जिसके आरंभिक साक्ष्य जो है हमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के साथ हमें दिखाई देते हैं, और जिसका प्रारंभ लगभग 3rd सेंचुरी BC से जो है शुरू हुआ, और लगभग जो है ये 7th सेंचुरी CE तक जो है हमें चलता हुआ दिखलाई देता है। तो एक प्रकार से रॉक कट आर्किटेक्चर में हमें बौद्ध परंपरा में एक लहर दिखाई देती है इन शैलकृत गुफाओं के निर्माण की, और इसी के बाद जो है महायान परंपरा के साथ जो है हमें इसकी परिणति दिखाई देती है। और इसके बाद जो है हमें मुख्य रूप से जो है हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर जो है उसका आरंभ की अगर हम बात करें तो हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर का जो आरंभ है वो अराउंड 5 सेंचुरी CE के आसपास जो है हमें आरंभ होता हुआ दिखलाई देता है, जिसके आरंभिक या हम फ्रैगमेंट्री रिमेन्स की बात करें तो गुप्त साम्राज्य के साथ जो है हमें इसका इनिशिएशन जो है दिखाई देता, आरंभ जो है दिखाई देता है। इसके बाद जो है ये परंपरा हमें मुख्य रूप से दिखाई देती है डेक्कन और साउथ इंडिया के क्षेत्रों में जो है हमें हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर के हमें एविडेंसेस दिखाई देते हैं। गुप्त काल में जो है जो रॉक कट परंपरा जो आरंभ हुई उसकी अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट हमें चालुक्यन ट्रेडिशन पे जो है हमें दिखाई देता है, जो कि चालुक्य वातापी जो थे, जो कि कर्नाटक के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में निवास कर रहे थे, वहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो है जो चालुक्य ट्रेडिशन है वहाँ पर हमें जो है गुप्तकालीन नागर स्टाइल टेम्पल्स के भी जो है इम्पैक्ट जो है हमें दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि जो हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर के अंतर्गत हम बात करें डेक्कन रीजन की जो महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो उसमें से बादामी, एलोरा, एलिफेंटा ये जो है प्रमुख माने जाते हैं, और ऐहोल और जो मामल्लपुरम है ये मुख्य रूप से जो है दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो है हमें मामल्लपुरम के केव्स जो है दिखाई देते हैं। हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर में जिन राजवंशों का एक महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखाई देता है, उन राजवंशों में हमें चालुक्य दिखाई देते हैं, पल्लव, राष्ट्रकूट, इनका एक महत्वपूर्ण जो रोल दिखाई देता है प्राचीन काल में इस टेक्निक को, इस आर्किटेक्चर टेक्निक को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल हमें दिखाई देता है। तो अब हम बात करेंगे उदयगिरी केव्स की, जो कि विदिशा के समीप स्थित हैं मध्य प्रदेश में। तो उदयगिरी में लगभग हमें 20 रॉक कट केव्स जो है प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है यहाँ की जो गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से जो है विष्णु को समर्पित है, तथा कुछ गुफाएं जो है शिव को समर्पित हैं। और इन गुफाओं की अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 3rd सेंचुरी CE से लेकर 5th सेंचुरी CE के आसपास की हमें जो है आर्किटेक्चर एक्टिविटी जो है हमें दिखाई देती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो संरक्षण प्रदान किया गया रॉक कट केव के निर्माण में वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त II का महत्वपूर्ण योगदान जो है हमें दिखाई देता है, जिन्होंने जो है इन गुफाओं के निर्माण के लिए जो है संरक्षण प्रदान किया था, और उनके द्वारा जो है यहाँ पर अनेकों अभिलेख भी जो है जारी किए गए थे। तो इन अभिलेखों के माध्यम से पुष्टि होती है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त II ने जो है यहाँ पर आर्किटेक्चर एक्टिविटीज को जो है प्रश्रय प्रदान किया था। इसके अलावा जो है हमें यहाँ पर जो रॉक कट केव्स हमें जो दिखाई देते हैं वो जनरली जो है स्क्वायर प्लान जो होता है उनका है,
जो प्लान है वो जनरली स्क्वायर हैं एंड ज़्यादातर जो केव्स है वो स्मॉल हैं। ज़्यादातर जो केव्स है, जो गुफाएं हैं, वो छोटे आकार की बनी हुई हैं। इसके अलावा जो है 7 केव्स जो है उदयगिरी के, वो मुख्य रूप से शैव धर्म से संबंधित हैं, और जो 9 केव्स हैं वो वैष्णव से संबंधित हैं, और 3 जो है जो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं वो शाक्त से संबंधित है। इसके अलावा जो है कुछ केव्स जो है अत्यंत छोटे हैं, हमें दिखाई देते हैं। अगर इसी क्रम में हम बात करें कि यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, सो आइकनोग्राफी के आधार पर हमें कह सकते हैं कि उदयगिरी जो केव्स है, जो कि विदिशा के समीप है, वहाँ पे जो है मेजर जो है ट्रेडिशन हमें दिखाई देते हैं, शैविज्म, वैष्णविज्म एंड द शाक्तिज्म, तीनों के हमें जो प्रभाव जो है हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि केव 1, 3, 4, 5, 6 एंड 13, यहाँ से जो है हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियों की प्राप्ति होती है। और जो सबसे बड़ी केव जो है वो उदयगिरी की, वो केव नंबर 19 है, जो कि सबसे बड़ी गुफा जो है मानी जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है उदयगिरी की पहाड़ी है, हिल है, जहाँ पर जो है हमें गुप्तकालीन केव्स जो है प्राप्त होते हैं। और विदिशा जो नगर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और बेस नगर जो कि अत्यंत फेमस है, हेलिडोरस का बेस नगर पिलर जो है, हेलिडोरस का जो पिलर है वो अत्यंत फेमस है, वो यहीं पे प्राप्त होता है। और सांची भी जो है उदयगिरी के अत्यंत समीप है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से बेतवा रिवर और बेस रिवर का जो डेल्टाई रीजन है, ये जो है मुख्य रूप से जो है हमें यहाँ पर हमें बुद्धिस्ट एंड द हिंदू परंपराओं की जो है आर्किटेक्चर एक्टिविटी जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसी क्रम में अगर हम लेआउट की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन गुफाओं की जो प्लान है, ज़्यादातर जो गुफाएं ऑलमोस्ट, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर गुफाएं जो है वो स्क्वायर प्लान में हमें जो है दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुफाओं का प्लान लगभग जो है हमें वर्गाकार दिखाई देता है। तो ज़्यादातर जो गुफाएं हैं, और कुछ गुफाएं जो है हमें रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार भी जो है प्राप्त होती हैं। तो ये केव उदयगिरी की जो केव्स हैं उनके कुछ गुफाओं के जो है यहाँ पर आप प्लान को देख सकते हैं, और दीज आर द अर्ली काइंड ऑफ प्लान हम कह सकते हैं हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर में। ये जनरल व्यू है उदयगिरी के हिल है और उसमें जो बनी हुई गुफाएं हैं, और आप देख सकते हैं कि दरवाजे बहुत छोटे आपको जो है दिखाई देते हैं, और इनके अंदर ही जो है केव्स के जो है निर्माण यहाँ पर किए गए हैं, और यहाँ पर भी आप गुफाओं को देख सकते हैं। सो इस प्रकार से जो है हिल की ढलान को, स्लोप को, क्लिफ को आधार बनाते हुए गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में यहाँ पर किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है केव नंबर 6 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसकी दरवाज़ा एकदम छोटा दरवाज़ा आपको दिखाई देगा, और इसके चारों तरफ जो है स्कल्पचरल जो है एविडेंसेस जो है हमें प्राप्त होते हैं। एंड ये भी एक केव है, देख सकते हैं किस प्रकार से नेचुरल लेयर को आधार बनाते हुए जो है केव्स जो है बनाए गए हैं। एंड ये केव बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो केव है ये मुख्य रूप से हमें इसमें 2 परंपराएं हमें दिखाई देती हैं। एक तो नेचुरल जो रॉक फॉर्मेशन है उसमें आर्टिफिशियल पिलर के अरेंजमेंट जो है हमें दिखाई देते हैं, यानी जो रॉक फॉर्मेशन है उसका आपको यहाँ पर एविडेंस दिखाई देगा, और उसको आधार बनाते हुए आर्टिफिशियल केव का जो है मंदिर का निर्माण किया गया। तो हम जब बात करते हैं कि गुप्त काल में मंदिरों का विकास कैसे हुआ, और सांची के टेम्पल नंबर 17 की जब हम बात करते हैं, जो टेम्पल नंबर 17 है सांची का, जब हम उसकी जब हम बात करते हैं तो उसका एक तरीके से जो है प्रोटोटाइप जो है हमें उदयगिरी में प्राप्त होता है। और उदयगिरी में जो है नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के अरेंजमेंट के द्वारा जो है इस प्रकार के गर्भगृह एंड द पिलर्ड वेरांडा जो है बनाया गया था, उसके एविडेंस हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे चालुक्य डायनेस्टी की, कि चालुक्य डायनेस्टी जो है, जो चालुक्य वातापी थे, उनके द्वारा जो है किस प्रकार के जो है रॉक कट केव के एविडेंस से दिखाई देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चालुक्य जो राजवंश है वो मुख्य रूप से शासन कर रहे थे डेक्कन रीजन में, और इनका जो कालक्रम था वो 6th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी सी जो है इनका कालक्रम माना जाता है, और इनकी जो राजधानी थी वो वातापी थी। और इसके अलावा जो है हमें इनकी आर्किटेक्चर एक्टिविटीज के जो एविडेंसेज हैं वो हमें प्राप्त होते हैं वातापी के साथ ऐहोल, पट्टदकल,
और महाकूट, ये 4 प्रमुख केंद्र हमें दिखाई देते हैं चालुक्य वातापी के, जहाँ से हम जो है इनकी आर्किटेक्चरल जो एडवांसमेंट थी, इनकी जो टेक्निक थी, इनके जो इनोवेशन थे, उनके एविडेंसेज हमें जो है इन 4 जगहों से जो है हमें प्राप्त होते हैं। एंड चालुक्यों ने जो है अपने आर्किटेक्चर स्टाइल में जो है हाइब्रिड स्टाइल को जो है प्रमोट किया। यानी उनके स्टाइल में जो है आपको जो है नागर स्टाइल भी दिखाई देगा एंड द्रविड़ स्टाइल भी जो है दिखाई देता, और इन दोनों के हाइब्रिड फॉर्म्स जो है उनके द्वारा जो है एडॉप्ट किए गए और उनके हाइब्रिड फॉर्म के टेम्पल्स जो है उनके द्वारा डेवलप करवाए गए थे। और इसके अलावा जो है इनके द्वारा सबसे आरंभ में जो है रॉक कट केव्स का जो है निर्माण करवाया गया था। उसके बाद जो है हमें स्ट्रक्चरल फेज के कंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं। तो 2 प्रकार के टेक्निक को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो चालुक्य वातापी हैं। वो पहला है रॉक कट केव टेक्निक, और यानी कि शैलकृत गुफाओं का निर्माण, और दूसरा जो है स्ट्रक्चरल जो है हमें एक्टिविटी जो है दिखाई देती है, ट्रेडिशन जो है दिखाई देती है। चालुक्यों ने जो है जो सबसे पहली जो उनकी आर्किटेक्चर एक्टिविटी हमें दिखाई देती है वो वातापी, या इसका मॉडर्न नेम वातापी का बादामी है। तो हमें जो है हम यहाँ पे वातापी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वातापी में चालुक्यों की जो केव एक्टिविटी है वो हमें दिखाई देती है, आरंभ में दिखाई देती है, और इसके लिए उन्होंने सैंड जो रॉक फॉर्मेशन से उनके क्लिफ्स को जो है उन्होंने आधार बनाया, और उसी आधार में जो है उन्होंने केव डिगिंग कराए थे। और आरंभ में जो इनके मंदिर थे मुख्य रूप से जो है वो वैष्णव, शैव एंड जैन तीर्थंकरों के लिए जो है उन्होंने गुफाओं का निर्माण जो है चालुक्यों ने जो है किया था। एंड चालुक्यों के द्वारा जो निर्मित जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो उनकी आर्टिस्टिक एक्सेलेंस और टेक्निकल स्किल को जो है उनके उजागर करते हैं कि उनके जो मैसनर थे, जो आर्किटेक्ट थे, जो शिल्पी थे, वो कितने उच्च कोटि के आर्किटेक्ट थे। इसकी पुष्टि जो है जब इन गुफाओं को आप देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो आपको जो है इनकी पुष्टि होती हुई दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे कि जो चालुक्य रॉक आर्ट आर्किटेक्चर है उनके क्या स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। चालुक्यों के जो रॉक आर्ट आर्किटेक्चर के जो ज़्यादातर एविडेंस आपको मिलेंगे वातापी और ऐहोल से जो है आपको प्राप्त होते हैं। और इनके कॉमन फीचर्स की बात करें कि इनके जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या दिखाई देते हैं, तो फ्रंट पोर्च आपको दिखाई देगा जिसे मुख्य मंडप कहा जाता था। इसके अलावा मेन हॉल जिसे महामंडप कहा जाता था, और इसके अलावा जो है एक स्मॉल स्क्वायर सैंक्टम यानी कि गर्भगृह जो है आपको प्राप्त होता है। और ये जो है काफ़ी रॉक फॉर्मेशन में काफ़ी गहराई तक जो है डिगिंग करने में इनको कुशलता जो है प्राप्त थी, यानी अंदर तक जो है डीप डिगिंग करना जो है ये भली भांति जो है जान रहे थे। और वातापी में मुख्य रूप से जो है 4 केव्स हैं, जिनमें से जो 3 केव्स हैं वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के साथ यानी हिंदू ट्रेडिशन के साथ जो है जुड़े हुए हैं। और इसमें अगर हम बात करें जो केव नंबर 3 है वो जो है सबसे लार्जेस्ट एंड द अर्लीस्ट केव माना जाता है, और जिसकी निर्माण जो है चालुक्य शासक मंगलेश के द्वारा जो है 578 सी में जो है करवाया गया था। इसके अलावा जो है जैसे कि आप जानते हैं कि चालुक्यों के जो मंदिर है उसमें मुख्य मंडप, महामंडप, गर्भगृह होते हैं, और इसके अलावा जो बेस होता था उसे अधिष्ठान जो है कहा जाता था। और इनके अतिरिक्त जो है इनकी दीवारों पर, इन गुफाओं की दीवारों पर हमें जो है गॉड एंड गॉडेसेस से उनकी जो है हमें डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। ये जनरल व्यू है वातापी का, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के फोर्ट एक्टिविटीज, मैंने जैसा आपको बताया था कि वातापी चालुक्यों की राजधानी भी थी, तो यहाँ पर हमें जो है फोर्ट एक्टिविटीज के एविडेंस दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो है इन शासकों के द्वारा जो है यहाँ पर इस तरीके से जो क्लिफ्स यानी जो चट्टानों की जो ढलान है उसको आधार बनाते हुए जो है गुफाओं का निर्माण जो है किया गया था। यहाँ पे एक अत्यंत सुंदर मैन मेड लेक भी है जिसे अगस्त लेक के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ के रहने वाले निवासियों की पानी की ज़रूरतों को जो है पूरा करता था। ये जनरल व्यू है जो केव्स है आपके, उनके जनरल व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है डीप डिगिंग के द्वारा जो है गुफाओं का निर्माण किया गया है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे केव नंबर 1 की बात करेंगे जो कि वातापी में है। केव नंबर 1 जो है वो मुख्य रूप से जो है नॉर्थ वेस्ट में, जो पहाड़ी के नॉर्थ वेस्ट में जो है स्थित है, और इसका जो वरांडा है उसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 70 into 65 फीट का जो है हमें ये दिखाई देता है, और कुल 5 कॉलम्स जो है हमें यहाँ पर
दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर जो है हमें बहुत सारे अलंकृत जो है फ्लावर्स के डेकोरेशन एंड इनके अवशेष जो है हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है गुफा की जो छत है, केव रूफ है, उस पे हमें 5 पैनल्स दिखाई देते हैं और इसके अलावा जो है बहुत सारे डिपिक्शन नागराज विद फ्लाइंग कपल्स, इस प्रकार के डिपिक्शन जो है गुफा की दीवारों पे दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है हमें जो इमेज जो है दिखाई देती है वो है यक्षा और अप्सरा के डिपिक्शन जो है हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है विद्याधर और कपल्स एंड द मिथुन इरोटिक स्कल्पचर्स भी जो है हमें जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इस केव के जो गर्भगृह है, अगर उसकी बात करें तो गर्भगृह में जो है शिवलिंग को जो है स्थापित किया गया है और इसके अलावा जो है सीटेड फॉर्म में जो है मंडप में सीटेड फॉर्म में जो है हमें नंदी का जो है अंकन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो इमेज मानी जाती है वो है नटराज की प्रतिमा मानी जाती है, जो लगभग 5 फीट ऊंची है और नटराज को जो है 18 भुजाओं के साथ जो है अंकित किया गया है, तांडव नृत्य करते हुए जो है दिखलाया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की जो है हमें कार्विंग यानी मूर्तियाँ जो प्राप्त होती हैं। इसके अलावा स्वैव द्वारपालों के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। हरिहर की प्रतिमा यहाँ पर प्राप्त होती है। अर्धनारीश्वर प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। सो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि कर्नाटक यानी कि चालुक्य वातापी के काल में बने हुए जितने भी हमें संरचनाएं दिखाई देती हैं, जितने भी हमें आर्किटेक्चर दिखाई देता है, स्थापत्य दिखाई देते हैं, उनमें मूर्तियों का प्रयोग हमें दिखाई देता है और ये मूर्तियां विशेष हैं। जब आप आइकोनोग्राफी का अध्ययन करते हैं तो इन मूर्तियों का विशेष महत्व बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हरिहर की प्रतिमा है और इसके अलावा महिषासुर मर्दिनी है, अर्धनारीश्वर है। तो इस प्रकार से प्रयोग जो है हमें इस प्रकार के दिखाई देते हैं, यानी हरि और हर को एक साथ स्थापित करना और अर्धनारीश्वर ने शिव और पार्वती को एक साथ अंकन करना, इस प्रकार के ट्रेडिशन हमें जो है चालुक्य वातापी के द्वारा जो है एक तरीके से इनोवेटिव आइकोनोग्राफिकल हमें फीचर से दिखाई देते हैं। इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंकन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नटराज का जो है डांसिंग शिव के रूप में अंकन है और 18 भुजाओं के साथ जो है नटराज का अंकन किया गया है। इसके अलावा जो है उन शिव की फैमिली यानी कि गणेश का भी जो है अंकन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नंदी का अंकन है। एंड ये केव नंबर 1 का जो है फ्रंट आप कह सकते हैं फ्रंट व्यू है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और किस प्रकार से जो है इनकी दीवारों पर जो है स्कल्पचर्स तैयार किए गए यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो केव है, केव नंबर 1, ये 4 स्तंभों पर जो है ये आधारित जो है निर्मित किया गया है। अब हम बात करेंगे केव नंबर 2 की। केव नंबर 2 जो है केव नंबर 1 के ईस्ट यानी कि पूर्व में जो है स्थित है, पूर्व उत्तर दिशा में। और इसका निर्माण माना जाता है कि 6th और 7th सेंचुरी के आसपास जो है किया गया था और यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 64 स्टेप्स यानी सीढ़ियों का निर्माण जो है किया गया है। एंड इसका जो साइज है, अगर केव नंबर 1 की तुलना में हम बात करें तो केव नंबर 1 की तुलना में इसका जो आकार है वो छोटा है, बट इसका जो प्लान है लगभग जो है केव नंबर 1 के समीचीन ही हमें दिखाई देता है। और केव 2 जो है विष्णु को जो है समर्पित है। और इसकी वरांडा की बात करें तो 4 स्क्वायर पिलर जो है हमें दिखाई देते हैं एंड 2 हाफ पिलर्स भी हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम पिलास्टर शब्द का प्रयोग जिसके लिए जो है किया जाता है। और इसके अलावा जो है हमें द्वारपालों के गणों के डिपिक्शन जो है वही हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो है इस गुफा की दीवार पर जो है हमें भागवत पुराण और समुद्र मंथन और कृष्ण बर्थ और गज लक्ष्मी स्वास्तिक सिंबल्स और विष्णु ऑन शेषनाग, इस तरीके के डिपिक्शन जो है हमें जो है यहाँ इस गुफा की दीवारों पर जो है हमें दिखाई देते हैं। सो ये फ्रंट व्यू है जिसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है जो गन हैं उनके डिपिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है गुफाओं की जो दीवारों पे जो है इस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और किस प्रकार से जो है ये 4 स्तंभों पर आधारित है एंड 2 हाफ पिलर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सो जैसा कि हमने अब आपको बताया कि चालुक्य ऑफ वातापी के जो रॉकेट आर्किटेक्चर है वो अपनी रॉकेट आर्किटेक्चर के साथ साथ अपने स्कल्पचर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और हमें इनमें इनोवेशन दिखाई देता है इनके रॉकेट आर्किटेक्चर में। सो केव नंबर 2 जो है वातापी का, वहाँ से जो है हमें विष्णु के अनेकों प्रकार की प्रतिमाएं हमें प्राप्त होती हैं जो कि उनके
अलग अलग अवतारों से संबंधित थे। तो सबसे प्रमुख जो हमें दिखाई देता है वो है त्रिविक्रम का अंकन दिखाई देता है, जो कि विष्णु के वराह अवतार से जो है संबंधित जो है माने जाते हैं। विष्णु के वराह अवतार से जो है संबंधित माने जाते हैं, जिसमें इस प्रकार के अंकन हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है हमें वराह अवतार के रूप में भी जो है विष्णु की प्रतिमा का अंकन दिखाई देता है, जिसमें विष्णु जो है वराह अवतार के माध्यम से जो है पृथ्वी को जो है बचाते हुए दिखाई देते हैं, उनका उद्धार करते हुए जो है दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के बहुत खूबसूरत स्कल्पचरल डिजाइन जो है हमें प्राप्त होते हैं। केव नंबर 3 की बात करें तो केव नंबर 3 जो है ये सबसे अर्लीस्ट केव माना जाता है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, इस केव का निर्माण चालुक्य शासक मंगलेश के द्वारा 578 सी में जो है कराया गया था, जिसकी पुष्टि वहां से प्राप्त होने वाले अभिलेख से होती है। यहाँ पे वो अभिलेख प्राप्त होता है मंगलेश का, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि ये जो गुफा है ये किंग मंगलेश के द्वारा जो है निर्मित किया गया है, और इसके माध्यम से जो है हम इस गुफा की तिथि भी निर्धारित कर पाते हैं कि इस गुफा का निर्माण कब हुआ था। तो इस गुफा का निर्माण 6th सेंचुरी एडी के जो है हम कह सकते हैं लास्ट फेज में जो है हुआ था, और ये बहुत ही वृहद हम कह सकते हैं सबसे लार्जेस्ट केव माना जाता है, जिसको बहुत सुंदर ढंग से जो है निर्मित किया गया है। इस केव की अगर हम बात करें तो ये केव, इस केव में हमें बहुत सारे पिलर्स पर जो है, मैंने बोला सबसे बड़ा केव है ये, जिसको स्तंभों पर या पिलर्स पर आधारित जो है निर्मित किया गया है। जो मुख मंडप है उसकी बात करें तो वहां पर वो 6 स्तंभों पर आधारित है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 स्तंभों पर आधारित हमें दिखाई देता है। और आपको इस गुफा की जो दीवार हैं उन पर जो है आपको अनेकों प्रकार के जो है विष्णु के मूर्तियों के और उनके अवतारों के अंकन जो है आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जो सबसे पहला जो हमें दिखाई देता है जो कि यहाँ पर बना हुआ है वो है आपकी विष्णु का अंकन जो है यहाँ पर किया गया है, विष्णु का अंकन दिखाई देता है। दूसरी जो प्रतिमा हमें प्राप्त होती है वो त्रिविक्रम की प्रतिमा प्राप्त होती है, जो कि किसके समीचीन दिखाई देता है। केव नंबर 2 में भी जो है हमें त्रिविक्रम की प्रतिमा दिखाई देती है, और केव नंबर 3 में भी जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। जो थर्ड जो हमें स्कल्पचर प्राप्त होती है वो विष्णु ऑन शेषनाग, यानी विष्णु को शेषनाग के ऊपर जो है रेस्ट करते जो है अंकित किया गया है, जो कि इस क्षेत्र में जो है निर्मित किया गया है। और चौथी जो प्रतिमा है वो विष्णु के वराह अवतार को जो है प्रदर्शित करती है, और उसका बहुत खूबसूरत अंकन जो है किया गया है, और पृथ्वी को जो है देवी के रूप में जो है अंकित किया गया है, जिसको बचाते हुए उद्धार करते हुए वराह को दिखाया गया है। पांचवी जो प्रतिमा है वो हरिहर से संबंधित है, यानी हरि मतलब होता है विष्णु एंड हर मतलब शिव। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंबाइंड स्कल्पचर के रूप में दिखाई देता है, एक इनोवेटिव स्कल्पचर के रूप में दिखाई देता है। एंड जो स्कल्पचर 6 है वो जो है नरसिंह अवतार को जो है प्रदर्शित करता है, एंड इसके अलावा गर्भगृह में जो है हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है हमें ये जो ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हमें जो है जो पौराणिक गॉड्स हैं एंड गॉडेसेस हैं उनकी जो है कार्विंग्स जो है आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इनके सीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये सीलिंग है, छतों पे जो है इस प्रकार की कार्विंग प्राप्त होती है, एंड ये सबसे वातापी के सबसे बड़े गुफाओं में से एक माना जाता है। केव नंबर 4 की बात करें तो केव नंबर 4 जो है वातापी का ये जैन तीर्थंकर को समर्पित है, और इसका निर्माण लगभग 7th सेंचुरी सी के आसपास जो है किया गया था। और मुख्य रूप से जो यहाँ पे हमें प्राप्त होती हैं वो बाहुबली की प्रतिमा प्राप्त होती है, पारसनाथ की प्रतिमा प्राप्त होती है, और महावीर की जो है स्कल्पचर्स जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत जो है सिंपल एक तरीके से और छोटे आकार का ये केव है। और इन गुफाओं की अगर हम प्लान की बात करें तो गुफाएं जो हैं हमें रेक्टेंगुलर शेप में जो है गुफाएं हमें दिखाई देती है, जिनको अंदर बाहर से अंदर की ओर जो है जिनकी डिगिंग की गई है, ये स्पष्ट रूप से जो है हमें दिखाई देता है। सो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि पार्श्वनाथ को जो है 5 हुडेड सरपेंट के साथ जो है अंकित किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहुबली की जो प्रतिमा है उसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सो एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो प्रतिमाएं आप देखेंगे ये दिगंबर परंपरा से संबंधित दिखाई देती हैं। ऐहोल की बात करेंगे तो ऐहोल जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र था चालुक्य ऑफ वातापी के शासनकाल में, और ऐहोल के लिए एक
वर्ड में शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा कि क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर शब्द का प्रयोग जो है ऐहोल के लिए जो है किया जाता है। यानी ऐहोल ऐसी जगह है जहाँ पे हमें भारतीय स्थापत्य के हर एक स्वरूप या हर एक फॉर्म के आपको दर्शन हो जाएंगे, चाहे वो रॉकेट आर्किटेक्चर हो, चाहे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो, चाहे अपसाइडल टेम्पल हो, चाहे नागर टेम्पल हो, चाहे द्रविड़ टेम्पल हो, चाहे वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो। हर एक परंपरा के जो है आपके डिपिक्शन जो है या स्टाइल के जो फॉर्म्स हैं वो आपको जो है ऐहोल में जो है प्राप्त होते हैं। और ये 6th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में दिखाई देता है। और यहाँ पे हमें बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन परंपरा से संबंधित जो है हमें स्थापत्य की प्राप्ति होती है। सबसे ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर जो ऐहोल का है वो है आपका रॉक कट केव टेम्पल जो है माने जाते हैं। और उसका जो नाम है वो रावण की पहाड़ी के नाम से जो है फेमस है, जो कि शिव को समर्पित जो है 6th सेंचुरी सी का जो है रॉक कट केव जो है माना जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक रॉक के क्लिफ को आधार बनाते हुए जो है केव का निर्माण किया गया है, जो कि अत्यंत हमें साधारण प्रवृत्ति का दिखाई देता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, किस प्रकार से जो है जो गुप्त परंपरा के जो मंदिरों की जो प्लान हैं, जिसको नागर स्टाइल के मंदिर बोलते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। और ये मंदिर जो है गुप्तकालीन सांची के टेम्पल नंबर 17 के जो है हमें समीचीन एकदम समीचीन या उसका रेप्लिका के रूप में दिखाई देता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त परंपरा जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से यानी सेंट्रल इंडिया से जो है कर्नाटक के क्षेत्रों में जो है 6th सेंचुरी सी आते आते जो है हमें माइग्रेट करती हुई दिखाई देती है परंपरा जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या यूनिक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो ऐहोल बेसिकली फेमस है फॉर आर्ट वर्क, स्टाइल और के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। और हमें जो है एलोरा के रामेश्वरम मंदिर की शैली भी जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा जो है हमने आपको बताया कि चालुक्य वातापी के शासनकाल में फ्यूज्ड इमेजेज यानी कि कंबाइंड इमेजेज बनाई जा रही थी, जैसे शैविज्म, वैष्णविज्म और शैव और विष्णु प्रतिमाओं का निर्माण जो है इस प्रकार से कर रहा था। तो प्रतिमाओं में हमें प्रयोग जो है हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि दक्कन में जो है अगर हिंदू आर्किटेक्चर की जब हम बात करें, हिंदू ट्रेडिशन की बात करें, तो दक्कन में हमें जो है राष्ट्रकूट और कल्चुरी शासकों के महत्वपूर्ण योगदान जो है दिखाई देते हैं। राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है हमें अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में जो है एलोरा में जो है हमें बहुत सारी गुफाएं प्राप्त होती हैं, लगभग 34 गुफाएं वहाँ पे प्राप्त होती हैं, जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन जो है परंपरा से संबंधित हैं। और इस प्रकार से जो है प्राचीन काल में जो है उनकी प्राचीन भारतीयों की एक रिलीजियस हार्मनी का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हम मान सकते हैं, जहाँ पे तीनों परंपरा एक साथ जो है फ्लरिश हो रही थी और वहाँ पर जो है उनकी गतिविधियाँ जो है हमें दिखाई देती हैं। और ये जो है चरनादरी हिल पर जो है स्थित है, जो कि जिसकी दूरी जो है औरंगाबाद से 30 किलोमीटर है। और यहाँ पर गुफाओं का निर्माण 6th to 12th सेंचुरी सी के बीच जो है यहाँ पर गुफाओं का निर्माण जो है किया गया। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, जो चरनादरी हिल है, इस क्षेत्र में लगभग 100 गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं। और अकेले 34 गुफाएं जो हैं वो कहाँ पे मिली हैं, वो 34 गुफाएं हमें एलोरा में जो है प्राप्त होती हैं। जिनमें अगर गुफाओं की बात करें तो केव नंबर 1 to 12 जो है वो बौद्ध परंपरा संबंधित हैं। केव नंबर 13 to 29 जो है वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन संबंधित हैं। एंड केव 30 to 34 जो है वो जैन परंपरा से संबंधित गुफाएं हमें जो है प्राप्त होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो केव नंबर 15 की अगर हम बात करें तो केव नंबर 15 का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग के द्वारा किया गया था, जिसकी पुष्टि जो है वहां से प्राप्त अभिलेख से जो है होती है कि उसका निर्माण किस शासक ने करा। एंड केव नंबर 16 की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था, जिसकी पुष्टि वहां से प्राप्त होने वाले अभिलेख से जो है होती है। इसके अलावा जो है जो केव नंबर 1 to 10 एंड द 21 हैं, ये जो है कल्चुरी शासकों के शासनकाल में जो है यहाँ पर निर्मित हुए। अगर हम हिंदू परंपरा के अगर गुफाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखाई देता है कल्चुरी राजवंश का हमें दिखाई देता है, जिनके द्वारा जो है यहाँ पर 2 चरणों में गुफाओं का निर्माण करवाया गया। प्रथम चरण के अंतर्गत जो है कुल जो है हमें 9 केव्स जो है निर्मित किए गए, जिनमें हम बात कर सकते हैं कि केव नंबर जो है 28, 27, 19, 29,
21 हमें दिखाई देते हैं और इसी क्रम में जो है हमें 20, 26, 17, 28 जो है हमें गुफाएं दिखाई देती हैं। और जो लेटर केव्स की बात करें अगर हम, यानी दूसरी चरण के अंतर्गत जो गुफाएं निर्मित हुई, अगर हम उनकी बात करें तो केव नंबर 14, 15, 16 हमें दिखाई देते हैं कि ये जो है राष्ट्रकूटों के शासनकाल में जो है इन गुफाओं का निर्माण किया गया। बिटवीन द 8 to 10 सेंचुरी के आसपास जो है इन गुफाओं का निर्माण हमें दिखाई देता है। और अगर इसी क्रम में हम बात करें केव नंबर 14, 15 एंड द केव विद केव 16 द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल्स के रूप में जो है इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। और केव नंबर 16 जो है वो कैलाश मंदिर एलोरा का जो है बहुत अत्यंत फेमस है और दुनिया के प्रथम, हम कह सकते हैं सबसे बड़ा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के रूप में जो है जिसकी पहचान हमें दिखाई देती है। इसके अलावा जो है एलोरा में ही जो है हमें जो डुमार लेन के एविडेंस जो है प्राप्त होते हैं, जो कि हिंदू परंपरा संबंधी जो है एक महत्वपूर्ण गुफा जो है केव माना जाता है। एंड केव नंबर 29 जो है वो बेसिकली डुमार लेन से ही संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलोरा में जो है रॉकेट केव्स के अलावा जो है बहुत सुंदर प्रकार के स्कल्पचर्स की भी जो है प्राप्ति होती है और एलोरा से। और केव नंबर 13 जो है वो रावण की खाई के नाम से जो है फेमस है। आप देख सकते हैं कि ह्यूज साइज पिलर्स जो है आपको यहाँ पर इन गुफाओं में जो है दिखाई दे रहे हैं। केव 21 जो है वो रामेश्वरम लेन के नाम से जो है फेमस है और इसके निर्माण की जो क्रेडिट है वो कल्चुरी शासकों को जो है दी जाती है। और यहाँ पर जो है हमें सबसे प्रमुख जो यूनिक, जो हम अगर बात करें स्कल्पचर्स की बात करें तो वो जो सबसे यूनिक स्कल्पचर हमें दिखाई देती है वो पार्वती की जो प्रतिमा है सबसे यूनिक स्कल्पचर के रूप में जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा जो है हमें यहाँ पर सप्त मातृकाओं के डिपिक्शन जो है दिखाई देते हैं और उसके साथ ही साथ जो है अनेकों प्रकार के स्कल्पचर जो है गॉडेसेस गन और यमुना और इस प्रकार के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। इसी क्रम में एलोरा का जो केव नंबर 16 है जिसको हम कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा के नाम से भी जो है जानते हैं, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक क्रिस प्रथम के द्वारा किया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक जो है स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर जो है माना जाता है और ये मुख्य रूप से जो है द्रविड़ स्थापत्य के ऊपर जो है बना हुआ है। तो दो प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती हैं, एक तो रॉकेट केव है, दूसरा जो है स्टाइल जो उसकी दिखाई देती है वो हमें दिखाई देती है द्रविड़ियन आर्किटेक्चर का प्रभाव जो है हमें स्पष्ट रूप से जो है हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो है इस मंदिर में जो है हमें नंदी मंडप के एविडेंस से दिखाई देते हैं, गर्भगृह के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, इसके अलावा एंट्रेंस हमें जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की संरचनाएं जो है हमें प्राप्त होती हैं और इस मंदिर का निर्माण जो है वर्टिकल किया गया है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है और ये इकलौता मंदिर है दुनिया का जिसका निर्माण जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम किया गया है। बाकी सभी जो संरचनाएं निर्मित होती हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बॉटम टू टॉप निर्मित होती हैं, पर ये दुनिया का इकलौता मंदिर हमें दिखाई देता है। सो यहाँ पे आप जनरल व्यू देख सकते हैं कि ये मोनोलिथिक टेम्पल है और ये मंदिर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंडप को देख सकते हैं, यहाँ पे आप मंडप को देख सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको हॉल एंड द गर्भगृह जो है आपको दिखाई देता है और ये शिखर जो पार्ट है वो मुख्य रूप से जो है पिरामिडल शेप में जो है आपको दिखाई देता है। जैसे कि हमने आज की क्लास में जो है मुख्य रूप से डिस्कस किया हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर लेक्चर 1 और इसके अंतर्गत जो है हमने डेक्कन में निर्मित होने वाले जो है रॉकेट केव्स की हमने बात की और उनकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की और कौन कौन से राजवंश हैं जिनके शासनकाल में जो है हिंदू रॉकेट आर्किटेक्चर जो है डेवलप हुआ, जिसके आरंभ हमें दिखाई देता है गुप्त शासकों के शासनकाल में दिखाई देता है विदिशा में उदयगिरी के पास और ये परंपरा आगे बढ़ते हुए जो है डेक्कन में कर्नाटक और महाराष्ट्र एंड उसके बाद जो ये परंपरा आगे चलती हुई जो है हमें तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो है दिखाई देती है। और इस परंपरा के अंतर्गत जो है प्रमुख जो केंद्र थे, चाहे वो वातापी हो, चाहे ऐहोल हो, चाहे वो एलोरा हो, इन गुफाओं के बारे में हमने आपसे जो है संक्षेप में जो है चर्चा किया और इसकी विशेषताओं को समझाने का प्रयास किया। अगली क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर लेक्चर 2 विद स्पेशल रेफरेंस टू पल्लव रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।